मैं एक सवाल पूछ रहा हूं, ये सिरसा तो गुंडों का अड्डा हो गया है, राजनीतिक गुंडों का अड्डा है, राजनीतिक गुंडों का, आचरण विहीन लोगों का अड्डा है। ये मैं सिरसा के लोगों से हाथ जोड़ के कहता हूं कि सिरसा को बदनामी से मुक्त कराओ। ये आंडा कांडा कौन है भाई? ये कौन है भाई? दुष्यंत चौटाला यहां घूम नहीं सकता, रात में भेष बदल के आता है। ये चौटाला घोटाला, ये चौटाला घोटाला दीवाला निकाल दिया समाज का। ये रंजीत ये भी छुप के आता है घर को, पूरा इसने सुना है कि पूरे अपने घर के इलाके का जो है नाकेबंदी कर रखी है, लोगों को चलने का अधिकार नहीं है। अरे भाई, इंग्लैंड की महारानी के घर के सामने और प्रधानमंत्री 10 डाउनिंग स्ट्रीट के सामने कोई भी आदमी जा सकता है और कोई भी आदमी बैठ करके अपनी अर्जी दे सकता है। प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री के घर के सामने से कोई गुजर नहीं सकता। ऐसा ही जो खेल यहाँ सिरसा में कांडा और चौटाला, दोनों चौटाला बंधुओं ने, दादा और पोते ने कर रखा है, वैसा ही दिल्ली में है। मैं हरियाणा के किसानों को बधाई देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और सरकार के मंत्रियों को वो कहीं घूमने नहीं दे रहे हैं, उनका जम करके लोकतांत्रिक विरोध कर रहे हैं। और मैं फिर सरकार को बड़े कड़े शब्दों में भी कहना चाहता हूं कि लोकतांत्रिक विरोध के अधिकार का प्रयोग करते करते अगर आप लोगों के ऊपर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगाओगे, कितने 30,000 35,000 मुकदमे, अगर 35,000 मुकदमे आपने लगाए हैं तो वो दिन भी याद रखिए कि अगर ये 35,000 लोग सड़क पर आ गए तो आपकी राज व्यवस्था नहीं चलेगी। कोई मशीनरी इनके ऊपर, कोई कानून की धारा नहीं लगा सकती। आज हमको तो लग रहा है कि वो दिन आने वाला है कि हरियाणा के लोग ढूंढ ढूंढ के बलात्कारियों को पीटेंगे और मार देंगे जान से। मैं ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं। इसलिए जरूरी है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के चलते जो अधिकार लोगों के हैं वो उनको उनके मिलने चाहिए। हमने तय किया है कि 3 काले कानूनों को जब तक वापस नहीं लिया जाएगा, देश भर में यह आंदोलन चलता रहेगा। जब तक न्यूनतम समर्थन मूल्य के ऊपर सारे किसानों की उत्पादन की खरीदारी नहीं होती और उसे कानूनी दर्जा नहीं दिया जाता, आंदोलन जारी रहेगा। ये बिजली बिल 2020 वापस नहीं होगा तो आंदोलन हमारा चलता। बिजली बिल 2020 नहीं वापस होगा तो जानते क्या है, 18 रुपये यूनिट बिजली मिलेगी और सारे राज्य के बिजली बोर्ड ये निजी हाथों में दे दिए जाएंगे। अभी भारत का नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन बना है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए। उसमें जानते क्या है, 26,000 किलोमीटर, जरा गौर कीजिए, 26,000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य के राजमार्ग जो हमारे आपके पैसों से बाप दादाओं ने बनवाए हैं, वो निजी हाथों में चले जाएंगे। सड़क पर साइकिल लेकर चलना दूभर हो जाएगा, उसका भी टैक्स देना होगा। ये क्या हो रहा है मोदी जी? मैं देश बिकने नहीं दूंगा या देश बेच के दम लूंगा। अभी और 22 एयरपोर्ट बेचने का फैसला हो गया, 8 वैसे ही 7 बेच दिए हैं। अभी लेटेस्ट अडानी के हाथ बंबई का छत्रपति साहू जी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर जो एयरपोर्ट है वो बेच दिया अडानी के हाथ। सारे बंदरगाह बेच दिए। ये जो कानून है तीनों, ये कानून अगर लागू हो गए, काले कानून, तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सार्वजनिक वितरण प्रणाली खत्म हो जाएगी। गन्ने का रेट नहीं मिल रहा और सार्वजनिक वितरण प्रणाली जब खत्म हो जाएगी तो न चीनी मिलेगा, न गेहूं मिलेगा। और इस देश के अंदर लाखों करोड़ों लोग, आज कितने करोड़ लोग हैं, अभी बड़ा विकास की बात करो, 40 करोड़ लोग गरीबी की रेखा के नीचे हैं, उनको राशन नहीं मिलेगा। इसलिए हमारी लड़ाई इंसाफ की लड़ाई है, हमारी लड़ाई नए भारत को बनाने की लड़ाई है, हमारी लड़ाई जनतांत्रिक अधिकारों को स्थापित करने की लड़ाई है, हमारी लड़ाई देश की एकता को बनाए रखने की लड़ाई है। हमने बहुत बहुत गुनाह देखे हैं भाई इस देश में। एक इंदिरा गांधी जी की हत्या के बाद हमने एक
एक धर्म विशेष के खिलाफ अभियान चला करके हजारों हजार लोगों को मार दिया। भूल गए कि आज़ादी की लड़ाई में अगर सबसे ज़्यादा अंग्रेजों ने किसी एक व्यक्ति को, एक समुदाय और एक जाति विशेष, धर्म विशेष के लोगों को फांसी पर चढ़ाया था तो सिख समुदाय के लोग थे। आज हम प्रधानमंत्री जी हिंदू मुसलमान कर रहे हैं हर बात में। निकाल दोगे इस देश से, देश में के मुसलमानों को? कहीं रहोगे? सारी दुनिया में तालिबान की परेशानी हो रही है। ये जमाना लोकतंत्र का है। साइंस और टेक्नोलॉजी ने नौजवानों के दिमागों को खोल दिया है। हम सब लोग अपने अपने धर्म का पालन करें, लेकिन किसी धर्म के खिलाफ धर्म युद्ध करने की जरूरत नहीं है। इसलिए भाई ये क्या हो रहा है? हिंदू मुसलमान है, हर चीज में हिंदू मुसलमान। वोट है, वोट की मशीन हो गई हिंदू मुसलमान है। सब चीज निकाल बाहर करो, किसको किसको निकालोगे? एक जगह पर आप इस देश में जो चला रहे हो, मैं पूछना चाहता हूं मोदी सरकार से। अभी आपने केंद्रीय मंत्रिमंडल को बनाया फिर से। ये जो रविशंकर प्रसाद, रविंद्र वो जावड़ेकर और डॉक्टर हर्षवर्धन देश के, इनको क्यों निकाला आपने? ये तो क्या ये बेईमान थे? क्या ये पेगासिस से जुड़े हुए थे? क्या ये बदतमीज थे? क्या ये अकर्मण्य थे? देश को बताओ ना, क्यों मंत्रिमंडल से हटाया इन लोगों को, 12 लोगों को? कुछ नहीं बताते, बस खाली रोज नया 3 दिन में 3 बार कपड़ा पहनते हो, 3 बार कपड़ा पहनते हो, बदल के चले आते हो, हैं? इसलिए ये लड़ाई किसानों की, सिर्फ किसानों की नहीं है, ये नौजवानों को रोजगार की लड़ाई है। जिन सरकारी कर्मचारियों के को जो छटनी हो रही उसके खिलाफ लड़ाई है। ये महिलाओं के आत्मसम्मान को बनाए रखने की लड़ाई है। ये लड़ाई भारत की दौलत को बचाए रखने की लड़ाई है। मैं आपको बता रहा हूँ कि देश कंगाल हो गया, अंदर से खोखला हो गया है। सब चीज़ तो बिक रही है, अब कुछ पैसा बनना ही रहा है तो सब बेचो। LIC 5000 करोड़ से जवाहरलाल नेहरू जी ने शुरू की थी और आज ये कोई 20 लाख करोड़ से ऊपर इसके संसाधन है। आज आप उसको बेचें, 10% बेच दिया आपने। तो हम ये कह रहे हैं कि देश बेच करके सरकार चलाना चाहते हैं। इससे पहले कि इस पूरा देश बेचे, हम इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए जनमानस तैयार कर रहे हैं। अब हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट लेने से कुछ नहीं होगा। अभी राम मंदिर बना नहीं, आप मथुरा की तरफ बढ़ गए, अब आप जाएंगे बनारस की तरफ बढ़ेंगे। अरे भाई ठीक है, धार्मिक स्थल बहुत है, क्या इस देश में सिर्फ यही सवाल है? बेकारी का सवाल नहीं नौजवानों का। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं कि हमारी लड़ाई ईमानदार की लड़ाई है, ये बेईमानों के खिलाफ। ये निर्धन की लड़ाई है धनवानों के खिलाफ। ये अपने देश की हिफाजत की लड़ाई है, अपने आन बान और शान को, बाप दादाओं की जमीन को बचाने की।